आज से करीब 65 ईयर्स पहले हमें रशिया में एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट देखने को मिला जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस इंसिडेंट था। एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का ग्रुप सिविलाइजेशन से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों पर ट्रिप पर जाता है जहां का टेम्परेचर ऑल टाइम माइनस में होता है एंड इन अ मिस्टीरियस वे वो सभी हाइकर्स एक रात गायब हो जाते हैं। ये उनकी आखिरी फोटो है जो उन्होंने खींची थी उस रात गायब होने से पहले एंड टिल नाउ उनके अचानक से गायब होने के पीछे कई सारी थ्योरीज रिवॉल्व करती है, पर फिर भी इस केस के सोल्व होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और आज इसी डॉक्यूमेंट्री में हम इसी इंसिडेंट को डिकोड करेंगे सॉलिड प्रूफ्स के साथ। ये केस पूरे दुनिया में इतना फेमस हुआ था कि इस ग्रुप का जो लीडर था उसी के नाम पर इस जगह का नाम रख दिया था, द डिएटलोव पास। 23 जनवरी 1959 एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का ग्रुप बहुत ही डेंजरस और एडवेंचरस कैंपेनिंग के लिए जाने का सोच रहा था। उनका प्लान था रशिया के इविराल से ओट्राटिन माउंटेन पर जाने का, यूराल माउंटेन को क्रॉस करते हुए रफली 200 किलोमीटर का सफर तय करने का। ठंडे जमे हुए पहाड़ियों में मुश्किल से 16 दिन का सफर। ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी और इस ग्रुप के जो ग्रुप लीडर थे उनका नाम था इगर डिएटलोव। इगर अपने साथ एक डायरी लेकर चल रहे थे जिसमें वो छोटे छोटे यादगार लम्हों को नोट डाउन कर रहे थे। ये सभी एक्सपीरियंस्ड ग्रेड 2 के हाइकर्स थे जिन्हें स्केटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी और इस ट्रिप के बाद इन सभी हाइकर्स को ग्रेड 3 का सर्टिफिकेशन मिलने वाला था। फॉर्चुनेटली एक हाइकर की तबीयत खराब होने लगती है और वो बीच रास्ते में से ही वापस आने का डिसीजन ले लेता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं उस हाइकर को ग्रुप से अलग होते हुए। पर बाकी के 9 हाइकर्स अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी बर्फीली जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। इगर अपने कैमरा और डायरी में इन सभी मोमेंट्स और इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे। यहाँ तक सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी जैसे कि चलनी चाहिए। 1 फरवरी 1959 सभी हाइकर्स धीरे धीरे कर एक माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं जो कि डेड माउंटेन के नाम से फेमस था और वो सभी यहाँ पर टेंट लगाकर रुकने का सोच लेते हैं। कांट इमेजिन सच कंफर्ट द रिज विद शार्प विंड hundreds of kilometers away from any human settlement। ये आखिरी अल्फाज थे जो इगर की डायरी में मिले थे। इसके बाद जो चीजें हुई वो आज तक मिस्ट्री है। यस, वो टेंट लगाती हुई फोटो ये उनकी आखिरी फोटो है और इसके बाद ये सारे हाइकर्स बड़े ही अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। जब इन हाइकर्स का काफी दिनों तक पता नहीं चलता तब 2 हफ्तों बाद एक सर्च पार्टी डेड माउंटेन के पास पहुंचती है। वहां पर उन्हें फटा हुआ टेंट दिखता है और अंदर सारे हाइकर्स के सामान एज इट इज रखे हुए थे और टेंट्स को देखकर ऐसा कंक्लूड किया जा रहा था कि हाइकर्स ने किसी अननोन इमरजेंसी के कारण टेंट को अंदर से किसी शार्प चीज से फाड़ा है, जबकि वो नॉर्मली टेंट के गेट से भी बाहर आ सकते थे। आई मीन ऐसा क्यों? उन्होंने अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्हें पैनिक में टेंट को फाड़ कर बाहर आना पड़ा? फर्दर हाइकर्स के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो माउंटेन की नीचे की ओर जा रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये निशान भागने के या फिर दौड़ने के नहीं थे बल्कि चलने के थे। हमें ये बात पता चलती है 2 स्टेप्स के बीच के डिस्टेंस को देखकर। जनरली जब हम भागने की कोशिश करते हैं तब 2 स्टेप्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो डिस्टेंस होता है 2 स्टेप्स के बीच में चलते समय। 500 मीटर बाद हाइकर्स के फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं जो प्रोबेबली बाद में पड़ने वाले बर्फ के कारण हुए होंगे। सर्च पार्टी फर्दर उसी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर तक चलती है। तब सामने एक जंगल आता है जहाँ पर एक देवदार का पेड़ था और पेड़ की टहनियां 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हाइकर्स ने इन पर चढ़ने की कोशिश की हो। पर बाद में फिर यही सवाल आता है कि हाइकर्स के पीछे ऐसा क्या था। उसी पेड़ के साइड में एक बोनफायर जला हुआ था जो ऑब्वियसली बुझी हुई थी और उसी के बगल में 2 हाइकर्स की डेड बॉडी मिलती है, क्रिवोनिशेंको और दोरोशेंको की डेड बॉडीज। इंटरेस्टिंगली इतनी ठंड होने के बावजूद भी दोनों ने कुछ भी नहीं पहना था। दोनों सिर्फ बॉक्सर पैंट्स में थे, दोनों शॉर्ट्स में थे। कितनी अजीब बात है ना, वो टेंट से 1.5 किलोमीटर चलकर वहां गए बिना वार्म क्लोथ्स को वेयर किए हुए और वो भी -35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। सर्च पार्टी को 2 महीने के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी 9 हाइकर्स की डेड बॉडीज 3 ग्रुप में मिलती है। दूसरे ग्रुप में 3 डेड बॉडीज मिलती है। वो देवदार के पेड़ के स्ट्रेट लाइन में थी। उनके फुटप्रिंट से पता लग रहा था कि वो टेंट्स के पास वापस जा रहे थे, लेकिन वापस पहुंचने से पहले ही अचानक से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे उन सभी की वहां पर ही मौत हो गई। और इंटरेस्टिंगली ये तीनों भी शॉर्ट्स में थे। और आखिरी की 4 डेड बॉडीज देवदार के पेड़ के 75 मीटर राइट में मिलती है और ये चारों डेड बॉडीज बर्फ में 4 मीटर अंदर दबी हुई थी। और इसी पॉइंट से ये इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि 9 में से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी, यानी एक्सट्रीम ठंड के कारण हुई थी। पर बाकी के जो 3 हाइकर्स थे उनकी मौत किसी गहरी चोट के कारण हुई थी। डुबिनीना और झोलोतारेव के रिब्स मल्टीपल जगहों से टूटे हुए थे और ब्रिग्नोल के स्कल में एक सीरियस फ्रैक्चर आया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारी इंजरीज बॉम्ब की शॉक वेव्स के कारण आई थी। और बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ अलग ही पता चलता है। झोलोतारेव की दोनों आंखें गायब थी और डुबिनीना की दोनों आंखों के साथ उसकी जुबान भी गायब थी।
इतने सारे सवालों के जवाब न मिलने के बावजूद भी सोवियत यूनियन के लीड इन्वेस्टिगेटर लीव एवेनॉन ने 28 मई 1959 को इस केस को क्लोज कर दिया। वो जनरली कंक्लूड कर रहे थे कि यहाँ पर किसी भी टाइप का क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि सभी हैकर्स के सारे वॉल्यूबल्स तो टेंट में ही थे। पर लास्ट में सवाल यही आता है कि इन हैकर्स के साथ 1 फरवरी की रात हुआ क्या था। सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशंस एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरीज। इस इंसिडेंट को दर्जनों थियरीज एक्सप्लेनेशंस देती है कि आखिर उस रात हुआ क्या होगा। जैसे कि सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने इन सभी को मारा होगा, यूएफओ और एलियंस का हैकर्स के मरने में हाथ था और यति का इसमें पैर था, एंड डजन्स ऑफ थियरीज लाइक इट। पर इन सभी थियरीज में सब्सटेंशियल एविडेंसेस की कमी है। पर 2 थियरीज ऐसी है जो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशंस देती है और इस केस के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों का जवाब भी देती है। पहला ये कि क्या रीजन था कि 3 हैकर्स को सीवियर इंटरनल इंजरीज आई, और दूसरा ये कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिससे डरकर हैकर्स टेंट के मेन गेट को छोड़कर टेंट को फाड़कर बाहर आने के लिए मजबूर हो गए। आखिर टेंट के अंदर ऐसी भी क्या इमरजेंसी आई थी, और टेंट से बाहर आते ही ये इमरजेंसी भी खत्म हो जाती है और ये सभी हैकर्स -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में शॉर्ट्स को पहनकर रिलैक्स होकर चलने लगते हैं। यहाँ पर पहली थ्योरी है कैटाबैटिक विंड की। रिचर्ड होम्ब एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो 2019 में एक एक्सपेडिशन पर जाते हैं वही डेटलव पास की जगह पर उस हादसे को बारीकी से समझने के लिए। इस ग्रुप के पास एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस थी इन सभी इंसिडेंट्स को लेकर। रिचर्ड होम्ब डेथ माउंटेन पर सेम वैसे ही टेंट लगाते हैं जैसे कि डेटलव ग्रुप ने लगाया था, ताकि उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझा जा सके। रिचर्ड होम वहाँ का सीवियर वेदर एक्सपीरियंस करने के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं और कैटाबैटिक विंड के थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल कैटाबैटिक विंड एक पावरफुल फॉलोइंग विंड होती है जो माउंटेन के स्लोप के नीचे की ओर गिरती है और ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसी विंड्स बिना किसी वार्निंग के हेरिकेन जैसी कंडीशंस को क्रिएट कर सकती है। अगर इस सिनेरियो ने हैकर्स को हिट किया होगा तो टेंट फटने की कंडीशन में होगा या फिर उड़ने की कंडीशन में होगा, और बाद में सभी हैकर्स ने टेंट से जल्दी बाहर आने के लिए टेंट्स को अंदर से फाड़ा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, तो इसी रीजन से इनका सारा सामान जैसे कि कपड़े वगैरह हो गया ये सारा फ्रीज हो गया होगा। और इसके बाद ये सभी हैकर्स एक बेहतर जगह की तलाश में निकल जाते हैं और नीचे जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसकी वजह से किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं आई थी। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये सभी हाइकर्स एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर इन सभी को लकड़ियां मिल जाती है और सभी मिलकर बॉनफायर जलाते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में गर्म रहने के लिए। पर यहाँ पर इनका बॉनफायर से काम नहीं चलने वाला था, इन्हें दूसरी जगह खोजनी थी गर्म रहने के लिए। 4 ऐसे हाइकर्स जिन्होंने गर्म कपड़े पहने थे वो देवदार के पेड़ के राइट की तरफ चले जाते हैं पास ही किसी शेल्टर को खोजने। पर उसके बाद चारों का सामना होता है एक एवालांच से जो पहाड़ी की चोटी से इनकी ओर ही आ रहा था, जिसे देखकर सभी हाइकर्स एक चट्टान के नीचे छुप जाते हैं। स्टिल वो एवालांच चट्टान से टकराती है और वो चट्टान चारों के ऊपर कोलैप्स कर जाती है। 3 हाइकर्स को गहरी चोटें आती है और इसके काफी सॉलिड प्रूफ्स भी है, जैसे कि इन हाइकर्स की बॉडी बर्फ में 4 मीटर अंदर दबी मिली थी और बाकी के 5 हाइकर्स जो देवदार के पेड़ के पास बोनफायर लगाकर बैठे हुए थे वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। इन्हें कुछ न कुछ तो करना था गर्म रहने के लिए, क्योंकि इन्होंने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। तो 3 हाइकर्स वापस उसी टेंट के पास जाने का फैसला करते हैं ताकि टेंट से गर्म कपड़ों को यहाँ पर लाकर उन्हें बोनफायर से पहनने लायक बनाया जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते के बीच में ही एक्सट्रीम ठंड के कारण और शॉर्ट क्लोथ्स के कारण वो तीनों हाइकर्स फ्रीज हो जाते हैं और बचे हुए 2 हाइकर्स जो उन 3 हाइकर्स के आने का इंतजार कर रहे थे वो भी कुछ देर बाद हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी एग्जॉस्ट पाइप की। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट क्लू की तरफ चलते हैं। हाइकर्स ने एक रात पहले टेंट का फोटो लिया था जिसमें से एक एग्जॉस्ट पाइप निकलता हुआ क्लियर दिख रहा है। ईगर ने हादसे वाली रात अपने टेंट के अंदर एक चूल्हा भी जलाया था और उसके ऊपर खाना भी पकाया था। इसका प्रूफ भी हमारे पास है क्योंकि सर्च पार्टी को टेंट के अंदर से पका हुआ खाना भी मिलता है, जिससे ये कंक्लूड किया जा रहा था कि एग्जॉस्ट पाइप ने काम करना बंद कर दिया होगा और इसकी वजह से पूरे टेंट में धुआं भर गया होगा और अंदर ऑक्सीजन की कमी लगने लग रही होगी। और इसी इमरजेंसी के कारण टेंट से बाहर आने के लिए हाइकर्स टेंट को अंदर से ही फाड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि सर्च पार्टी को हाइकर्स के बॉडी पर जलने के निशान भी मिलते हैं। और इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि यहाँ पर हर बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ न कुछ तो है। उसके बाद ये सभी हाइकर्स शेल्टर ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे आते हैं। बाद में सभी देवदार के पेड़ के पास पहुंचते हैं एंड देन बोनफायर जलाते हैं। देन स्टोरी वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे कि मैंने आपको कैटाबैटिक विंड की थ्योरी में बताया था कि कैसे ये हाइकर्स एक एक कर मौत का शिकार हो जाते हैं। और रही बात इन दोनों की आंखों की और टंग की, तो हो सकता है कि इनके मरने के बाद किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला कर दिया हो। पर बात यह है कि इस एरिया में जंगली जानवर भी नहीं पाए जाते
आते ये पूरा सुनसान एरिया है जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक ना कोई इंसान है और ना कोई जंगली जानवर है, और यहाँ पर एवलांच भी नहीं आते। भर भर के थियरीज कंपेलिंग रीजंस देती है कि इन हाइकर्स की मौत कैसे हुई होगी और इन तीनों को ये मिस्टीरियस इंजरीज भी कैसे आई। दर्जनों थियरीज में कैटाबैटिक विंड और एग्जॉस्ट पाइप के थियरीज के एक्यूरेट लेवल का एक्सप्लेनेशंस देती है, बट स्टिल सभी थियरीज में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और क्रॉसओवर्स है। इन थियरीज के एक्सप्लेनेशंस में मल्टीपल जगहों पर फॉल्ट्स है और ये सारी थियरीज मल्टीपल क्वेश्चंस पैदा करती है, जैसे कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसे सिर्फ इंसानी आंख और जीभ का स्वाद पसंद आता है। इस केस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है। अलग अलग थियरीज हमें अलग अलग सिचुएशंस को सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन हाइकर्स की मौत कैसे हुई होगी, और शायद हमें इसके बारे में कभी पता भी न चल सके। इस हादसे को गुजरे करीब 65 साल हो चुके हैं। 9 लोगों का ग्रुप जो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारा गया। ओरी उडिन बहुत ही ज्यादा लकी थे जो अपने तबीयत के चलते हाइकिंग के लिए नहीं गए थे, पर 76 साल की उम्र में 2013 में उनकी भी मौत हो जाती है।